हाय गाइस, मेरा नाम सचिन गोयल है। मैं अब आपके सामने राष्ट्रपति का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हमने राष्ट्रपति के भाग 1 में हमने उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान पढ़े थे, अब मैं आपको भाग 2 में आपको राष्ट्रपति की योग्यताएं और फिर राष्ट्रपति के अधिकार पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो आप कृपया करके उसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अब आज मेरी ये चौथी वीडियो है जो मैं आपको बड़े पैमाने पर राष्ट्रपति के संदर्भ में बना रहा हूँ। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हम सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रपति की योग्यताएं। देखिए, राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति अगर भारत में बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं, उस व्यक्ति को वो योग्यताएं पूरी करनी होंगी। ये योग्यताएं एक साथ पूरी करनी होंगी, किसी एक या दो योग्यता को पूरा कर वो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। उसे आवश्यक है कि वह बड़े पैमाने पर इन सभी योग्यताओं को पूरा करे और उसके बाद वह व्यक्ति एलिजिबल यानी योग्य माना जाएगा भारत में राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहली जो इसकी कंडीशन है वो क्या है, वो कंडीशन है आपकी राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत का जो राष्ट्रपति हो वो भारत का नागरिक हो। यदि वो भारत का नागरिक है तो केवल तभी वह भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सके। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पर हमें अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह जन्म से नागरिकता होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि अमेरिका और कई देश ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप उस देश का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको जन्म से नागरिकता आपके पास होनी चाहिए, परंतु भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में अगर आप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको नागरिक होना आवश्यक है, जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है। और ये नागरिकता अगर आप विदेशी हैं तो आप किसी भी तरीके से भारत में प्राप्त कर सकते हैं, जिसके प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 6 से 11 के बीच में दिए गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब केवल एक यही है कि ये जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं उसकी पहली कंडीशन जो है वो है राष्ट्रपति का नागरिक होना आवश्यक है। जो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ रहा है वो भारत का नागरिक हो, जन्म से हो या जन्म से ना हो, परंतु नागरिक होना आवश्यक है। अब सेकंड जो इसकी आती है वो आती है राष्ट्रपति दिवालिया अथवा पागल नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा की जब वीडियो बनाई थी कि उसकी योग्यताएं बताई थी किसी सदस्य की, तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि कोई भी व्यक्ति दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए अगर वह एमपी के चुनाव लड़ना चाहता है। बिल्कुल यहीं पर बिल्कुल वैसे ही राष्ट्रपति के संदर्भ में भी है कि राष्ट्रपति का दिवालिया अथवा पागल नहीं होना चाहिए। ना तो वो दिवालिया होना चाहिए और ना ही वो पागल होना चाहिए, यानी कि उसका जो मानसिक संतुलन है वो बड़े पैमाने पर सामान्य होना चाहिए और दिवालिया भी वह नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से कोई अगर वो एक भी है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वो भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसके अलावा तीसरी कंडीशन जो आती है वो आती है राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम 35 वर्ष या उससे अधिक की हो। देखिए, अब ये जो कंडीशन है ये हर व्यक्ति को पूरी करनी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 35 या उससे अधिक की होनी चाहिए। यदि उसकी आयु 35 से कम है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। इसीलिए ये इस कंडीशन को बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन माना जाता है राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने में। तो राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये एक बहुत जरूरी कंडीशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे इस कंडीशन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो भारत का राष्ट्रपति है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता होगा, तात्पर्य क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंतर्गत ये नहीं कहा गया है कि वो राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य हो, नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है कि उसके पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी जो जो योग्यताएं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हैं वो सभी योग्यताएं वो पूरी करता हो। अगर वो ऐसी योग्यताओं को पूरी करता है तो ही वो बड़े पैमाने पर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल होगा और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो योग्य माना जाएगा। परंतु इसके लिए ये जरूरी नहीं है, परंतु इसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रपति बनने के लिए या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का सदस्य हो, नहीं, लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं उसके पास हो, सदस्य ना हो, ठीक है। अब आता है आपका आखिरी, राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर ना हो। देखिए, ये जो कंडीशन है बड़ी महत्वपूर्ण है। इस कंडीशन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पर लाभ का पद किसी भी सरकारी पद से लिया जा सकता है और यहाँ तक कि किसी भी ऐसी संस्था से लिया जा सकता है जिसके संस्था के पद के लिए उसको कोई क्या मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है, यानी कि कोई प्राथमिक मिलता है, यानी कोई वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो इसके अंतर्गत वह लाभ का पद माना जाएगा। इसके ऊपर कई प्रकार की क्या नाम है समस्याएं हैं जो सन 2012 के अंदर प्रणब मुखर्जी को भी झेलनी पड़ी थी, जिनकी मृत्यु अभी हाल में ही
कल हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद सरकारी पद का भी माना जाता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे संस्था से भी जुड़ा हुआ है जिस संस्था में उसको रहने के लिए या पद पे उसको कोई पारिश्रमिक या कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो भी लाभ के पद में काउंट होगा। तो प्रणब मुखर्जी के खिलाफ भी ये बात उठाई गई थी कि वह राष्ट्रपति बनने से पहले किसी लाभ के पद पर थे और उन्होंने उस लाभ के पद को छोड़ा नहीं। वो अलग बात है कि बाद में वो बात साबित नहीं हो पाई और प्रणब मुखर्जी पूरे 5 साल के लिए भारत के राष्ट्रपति के पद पर काबिज रहे। परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी समस्या उत्पन्न ही क्यों हुई, क्योंकि ये कंडीशन है जो कि पूरी करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति विशेष भारत में राष्ट्रपति के पद पर बैठना चाहता है तो उसको उसके लिए चुनाव लड़ना होगा, और चुनाव लड़ने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, जिसमें आखिरी योग्यता जो है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए अगर वह भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। तो ये जो 5 कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशन है, और ये पाँचों की पाँचों पूरी की जाएंगी। किसी एक या 2 या 3 या 4 से पूरी करके आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब भी आप अयोग्य माने जाओगे। अगर ये पाँचों की पाँचों अगर कंडीशन आप पूरी करते हैं तो फिर आप जो है राष्ट्रपति के लिए भारत में चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है राष्ट्रपति का, वो आता है राष्ट्रपति के अधिकार, जिनसे बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर आप IAS या PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि आप उन चीज़ों को पढ़कर जाएं, उन चीज़ों को जरूर पढ़कर जाएं जो चीज़ें बड़े पैमाने पर आपका जो गहन अध्ययन है उसकी जांच करती हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार हैं वो आपकी ज्ञान अध्ययन की जांच की क्या है, रूपरेखा है। यानी कोई भी बच्चा जो IAS PCS की तैयारी कर रहा है तो एग्जामिनर चाहता है कि वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसमें आपके जो अध्ययन है, कितना आपने किया है, उसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो। तो राष्ट्रपति अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परंतु ये मत भूलिएगा कि राष्ट्रपति का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फैक्टर है वो क्या है, वो है उसके अधिकार। देखिए, अब इसके अधिकार जो है ना हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला अधिकार जो है वो है न्यायिक अधिकार, जिसे हम अंग्रेजी में जुडिशियल राइट बोलते हैं। इसके बाद आता है प्रशासनिक अधिकार, जिसको हम अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार या राइट बोलते हैं। इसके अलावा आते हैं विशेषाधिकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीटो पावर्स। और फिर आखिरी आता है विधेयकाधिकार, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के अधिकारों को हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पे न्यायिक अधिकार, नंबर 2 पे प्रशासनिक अधिकार, नंबर 3 पे विशेषाधिकार, नंबर 4 पे विधेयकाधिकार। यानी जुडिशियल राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, वीटो पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इन अधिकारों को उस हिसाब से पढ़ना होगा ताकि हम लंबे समय तक उनको याद रख सकें। और ध्यान रखिएगा, रट्टा अगर आप मारेंगे, अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, केवल और केवल रट्टा मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो IAS और PCS के एग्ज़ाम में, जिनको हम UPSC के सिविल सर्विस के एग्ज़ाम कहते हैं या जो हम स्टेट सिविल सर्विस के एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें आपको कोई प्रकार की हेल्प नहीं होने वाली, क्योंकि रट्टा मार के ना तो कोई IAS PCS बना है और ना ही कभी बनेगा। ये आप तभी बन पाएंगे जब आप समझेंगे चीज़ों को। और ये जो आपका टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक मेनली और मेनली समझने का टॉपिक है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ध्यान से बेहतर तरीके से समझिए। अगर आपको पहली बार में ये वीडियो समझ में नहीं आ रहे हैं आपको ये अधिकार, तो आप मेरी वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यायिक अधिकार। ये पहला अधिकार है जो कि भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है और ये भारत के राष्ट्रपति के पास इसलिए अधिकार दिया गया है क्योंकि वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, और इतना ही नहीं, वह भारत में जो होता है वो राष्ट्र प्रमुख भी होता है। देखिए, न्यायिक अधिकार को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, न्यायालय से छूट का अधिकार और सेकंड क्षमादान का अधिकार। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यायालय से छूट का अधिकार। देखिए, न्यायालय से छूट का अधिकार का तात्पर्य यह है कि भारत में किसी भी न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति को हम ले जा नहीं सकते। यानी कि यदि कोई व्यक्ति विशेष भारत के राष्ट्रपति के ऊपर कोई मुकदमा चलाना चाहता है भारत के किसी भी न्यायालय में, तो ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है और वो प्रथम नागरिक होता है और वो सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति विशेष ना तो आपराधिक गतिविधियों में ना ही गैर आपराधिक गतिविधियों में भारत की सीमा के अंतर्गत स्थित किसी भी न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति को ले जा सकता है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो भारत में किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से क्या होता है, परे होता है, यानी कि उसको न्यायिक प्रक्रिया से माफ़ी होती है। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो यही मेरा कहने का मतलब है कि वो टोटली इम्यून होता है किसी भी जुडिशियल प्रोसेस से।
अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिकॉज आप ये मान के चलिए कि अगर आप किसी इतने बड़े पद पर बैठे किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आप कोई न्यायालय में मुकदमा चला रहे हैं तो वो हमारे सबसे बड़े पद के गरिमा के खिलाफ है और वह हमारे देश का अपमान है, ना कि उस पद का अपमान है। ठीक है ना? यही कारण है कि संविधान जो है वो बड़े पैमाने पर ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ है उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में भारत की सीमा के अंतर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल केस हो। परंतु हाँ, सिविल केस के लिए संविधान आपको एक फैसिलिटी प्रदान करता है, एक आपको मौका देता है। यदि मान लीजिए कि सिविल केस आप राष्ट्रपति के खिलाफ लाना चाहते हैं तो वो न्यायालय में तो नहीं ला सकते, परंतु हाँ, आप सिविल केस के अंतर्गत कोई कंपनसेशन या कोई क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से तो ऐसा करना संभव है। परंतु इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रावधान हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। पहला प्रावधान तो ये है कि अगर राष्ट्रपति से आप किसी क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं तो इसके लिए पहले आपको एक लेटर यानी कि एक पत्र लिखना होगा भारत के राष्ट्रपति को, और 1 महीने का आपको भारत के राष्ट्रपति को समय देना होगा उस पर विचार करने का। और यदि भारत का राष्ट्रपति 1 महीने के विचार के बाद या 1 महीने के विचार के अंदर वो समझता है कि उसके द्वारा कोई गलती हुई है या वो ये समझता है कि उसको आपको क्षतिपूर्ति देनी चाहिए तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको क्षतिपूर्ति दे सकता है। परंतु इसके लिए आप भारत के राष्ट्रपति को बाध्य नहीं कर सकते। भारत का राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं हो सकता। ही इज़ नॉट बाउंडेड टू प्रोवाइड यू एनी सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत की गरिमा है और भारत के संविधान का सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। यही कारण है कि उसको आप बाध्य नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि भारत का राष्ट्रपति इतने बड़े पद पर बैठा होता है कि वो अपनी मर्जी से क्षतिपूर्ति आपको प्रदान करता है यदि उसको ऐसा लगता है कि उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या कोई भी किसी प्रकार की गलती की गई है तो यानी कि अगर आप आपराधिक मामले में उसको कहीं न्यायालय में ले जाना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है, और ना ही अगर आप गैर आपराधिक मामले में न्यायालय में ले जाना चाहते हैं तो भी संभव नहीं है। परंतु हाँ, अगर कोई सिविल केस है, गैर आपराधिक मामला है जिसमें क्षतिपूर्ति का मामला बनता है तो फिर आप राष्ट्रपति से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। पर इसके लिए आवश्यक है कि आप राष्ट्रपति को 1 महीने का समय दें, लेटर लिख के दें उसको, फिर राष्ट्रपति उस पर तय करेगा क्या वो क्षतिपूर्ति देना चाहता है या नहीं। अगर वो मना कर देता देने से तो आप आगे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर देता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी। परंतु अगर आप ये सोचें कि वो क्षतिपूर्ति के लिए मना कर रहा है और आप उसको अब कुछ कर देंगे आगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यायालय में उसके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई इनिशिएट कर ही नहीं सकते। न्यायालय में, चाहे वो न्यायालय कोई सा भी हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी आप उसको नहीं ले जा सकते। ये इसका अधिकार है जिसको हम बोलते हैं न्यायिक अधिकार। इसका पहला भाग है न्यायालय से छूट का अधिकार। अब आता है इसका दूसरा भाग, क्षमादान का अधिकार, जो कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत संविधान के दिया गया है। ये जो है ना, बड़े पैमाने पर एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो आईपीसी सेक्शन के अंतर्गत दी गई किसी भी सजा को या तो माफ कर सकता है या कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है। समझ रहे हैं? या तो वो माफ कर सकता है या फिर वो स्थगित कर सकता है या फिर वो कम कर सकता है। तो परंतु वो करेगा उसी सजा को जो कि आईपीसी धारा के अंतर्गत दी गई हो। अगर कोई सजा राज्य नियम के अंतर्गत दी गई है तो ऐसा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं मिलेगा। तो ये अधिकार भारत के राज्यपाल के पास होता है जब वो किसी भी सजा को माफ, कम या स्थगित कर सकता है यदि कोई सजा राज्य नियमों के अंतर्गत दी गई हो। ठीक है? परंतु अगर कोई सजा आईपीसी नियम के अंतर्गत दी गई है, आईपीसी सेक्शन के अंतर्गत दी गई है, तो फिर राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 की पावर आ जाती है। और आर्टिकल 72 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति आईपीसी धारा के अंतर्गत दी गई किसी भी सजा को या तो माफ कर सकता है या कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है। ठीक है ना? इसके लिए उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद की क्या चाहिए होती है, वो रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश चाहिए होती है, वो चीज़ अलग है। परंतु ये अधिकार किसका है? ये अधिकार पूर्ण रूप से केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति का है, जिसको हम उसके क्षमादान का अधिकार भी कहते हैं। परंतु इसमें आवश्यक क्या है? इसमें आवश्यक ये है, बात याद रखना, कि ये केवल और केवल आईपीसी धारा के अंतर्गत दी गई किसी भी सजा पर ये अधिकार यूज कर सकता है। अगर वो राज्य नियम के अंतर्गत दी गई किसी भी सजा पर इस राइट को यूज करना चाहता है तो उसका ये राइट नहीं बनेगा, वो राइट बनेगा राज्यपाल का, राज्य के राज्यपाल का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक डिफरेंस है, ये एक बहुत छोटा सा अंतर है जो बच्चे कभी कभार करने में असमर्थ होते हैं। यही कारण है कि आपको ये समझना आवश्यक है कि राष्ट्रपति अपनी पावर यूज कर सकता है इस रिगार्डिंग केवल और केवल
चलिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने आपको न्याय का अधिकार पूरी तरीके से समझा दिया है। मैंने आपको बता दिया है कि न्यायालय से छूट का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, और क्षमादान का भी अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति को। मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है, और अब आपको कोई इसमें समस्या उत्पन्न हो तो आप मेरी वीडियो को एक बार फिर बार बार भी अगर आप चेक करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं आपको कह चुका हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे वो बात पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका उत्तर आपको मिलेगा, उसका आंसर मैं आपको दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप कमेंट में जाइए और उस पर शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। और बहुत जल्दी अगर मेरा रहेगा तो मैं आपको नंबर भी वो कर दूंगा जिस पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही समस्या उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे आपको वो फैसिलिटी भी मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अब बात ये आती है आपकी प्रशासनिक अधिकार। ये जो आपका है वो सेकंड अधिकार है भारत के राष्ट्रपति का, जो है आपका प्रशासनिक अधिकार। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो प्रशासनिक अधिकार होते हैं वो बड़े पैमाने पर भारत के राष्ट्रपति को भी दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास जो प्रशासनिक अधिकार है उनके नाम पर वो दो प्रकार की नियुक्तियां करता है। पहली तो वो करता है महत्वपूर्ण आयोगों की नियुक्ति। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में जितने भी महत्वपूर्ण आयोग होते हैं उनकी नियुक्ति का जो कार्य होता है या अधिकार होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि मानवीय आयोग अधिकार, जो मानवीय अधिकार आयोग जिनको ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करते हैं अन्य कई प्रकार के आयोग हैं जिनमें आपका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आ जाता है, वो भी एक आयोग है। इसके अलावा आपका चुनाव आयोग है, इसके अलावा आपका वित्त आयोग है, इसके अलावा आपके कई सारे लॉ कमीशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम निधि आयोग बोलते हैं, विधि आयोग, सॉरी निधि आयोग नहीं, विधि आयोग बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी आयोग होते हैं हमारे देश के अंदर और जो संवैधानिक आयोग हैं आमतौर पर, वो सभी जो होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ये भारत के राष्ट्रपति का प्रशासनिक अधिकार माना जाता है, ठीक है जी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी आयोग होते हैं जिनकी नियुक्ति करता तो भारत का राष्ट्रपति है, परंतु वो संवैधानिक नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा आपका होता है योजना आयोग, जिसको अब हम योजना आयोग नहीं कहते, नीति आयोग कहते हैं, जिसकी नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, वो भी है। परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारों में किन किन चीज़ों की वो नियुक्ति करता है। तो पहला जो होता है वो महत्वपूर्ण आयोगों की नियुक्ति करता है, जिसमें आप वित्त आयोग ले लीजिए, विधि आयोग ले लीजिए, जिसमें आप मानवीय अधिकार आयोग ले लीजिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ले लीजिए। तो ये कुछ ऐसे आयोग हैं जो बड़े पैमाने पर, चुनाव आयोग ले लीजिए, ये कुछ ऐसे आयोग हैं जो बड़े पैमाने पर हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनकी नियुक्ति केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो भारत का राष्ट्रपति अपने इस अधिकार को यूज़ कर कर उनकी नियुक्ति करता है। अब आता है आपका दूसरा, महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति। देखिए, महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति का मतलब क्या है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पद हैं वो संवैधानिक पद माने जाते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं, उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम महालेखापाल कहते हैं, उसकी भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा भारत का प्रधानमंत्री, उसकी भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो वो भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। किसी राज्य में राज्यपाल जो नियुक्त किया जाता है वो भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, वो एक ही बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अगर आप हाई कोर्ट के भी जजेस की बात कर रहे हैं तो भी वो नियुक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति ही करता है। यानी जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं, चाहे वो संवैधानिक पद आपका चुनाव आयोग का अध्यक्ष हो, जी हाँ जी, चुनाव आयोग का अध्यक्ष है तो उसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं उन सबकी नियुक्ति का जो उत्तरदायित्व या अधिकार है वो किसके पास होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का यह एक विशेष, एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जिसको हम उसका प्रशासनिक अधिकार कहते हैं। तो प्रशासनिक अधिकार हमने समझा दो प्रकार से, ए और बी के रूप में। जो ए है वो है महत्वपूर्ण आयोगों की नियुक्ति, मैंने आपको बताया कौन कौन से आयोग हैं उसमें। और सेकंड नंबर पे जो बी है प्रशासनिक अधिकारों का पार्ट, वो है महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति। आमतौर पर उसमें महत्वपूर्ण संवैधानिक पद आते हैं, आमतौर पर उसमें महत्वपूर्ण संवैधानिक पद आते हैं, जिसमें मैंने आपको महालेखापाल, महान्यायवादी, चुनाव आयोग का अध्यक्ष, इसके अलावा मैंने आपको वित्त आयोग का अध्यक्ष, इसके अलावा मैंने भारत का प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति, ये सब मैंने आपको बताया कि जिनकी नियुक्ति वो करता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं अन्य पदों की, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी,
लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जाती है, वो भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। राज्य के राज्यपाल भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं उनके प्रशासनिक अधिकारों का भाग है और वो अपने प्रशासनिक अधिकारों के अधीन अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ही अपॉइंट्स दीज पोस्ट। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें बेहतर तरीके से प्रशासनिक अधिकार पढ़ के जाने होंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारों के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में अब आ रहे हैं, अब पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। अब आता है आपका तीसरा, ये आता है आपका विशेषाधिकार, जिसको हम क्या बोलते हैं? वीटो, वीटो पावर। देखिए ये वीटो पावर जो है ना वो 3 भागों में बांटी गई है। एक तो बांटी गई है ऑब्सोल्यूट वीटो, एक बांटी गई है सस्पेंडिंग वीटो, एक बांटी गई है पॉकेट वीटो, जिसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक वीटो, एक कहते हैं निलंबनकारी वीटो, एक कहते हैं पॉकेट वीटो। देखिए सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी होगा कि वीटो क्यों है, इनका नाम वीटो क्यों कहा गया है? क्योंकि वीटो का मतलब होता है जो एक विशेष अधिकार हो, मतलब जो अधिकार किसी के पास नहीं है, केवल आपके पास है। तो ये जो वीटो अधिकार आपको दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो प्रदान किया जाता है किस संदर्भ में? प्रदान किया जाता है किसी बिल के संदर्भ में जो कि लोकसभा व राज्यसभा में लाया गया हो, या पार्लियामेंट के किसी एक सदन में या दोनों सदनों में रखा गया हो, और पारित होने के बाद हस्ताक्षर के लिए वो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया हो। अब भारत का राष्ट्रपति जब वो बिल पर हस्ताक्षर करेगा, तो वो हस्ताक्षर करने से पहले या हस्ताक्षर करते समय अपनी इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है आपको ऑब्सोल्यूट वीटो, जिसे हम बोलते हैं आत्यंतिक वीटो। देखिए ये एक ऐसा वीटो होता है, ये ऐसा विशेषाधिकार होता है जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर भारत का राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर, अगर उसको ऐसा लगता है उचित है, तो वह किसी भी बिल को सदा के लिए समाप्त कर सकता है। परंतु एक बार फिर आपको जानना होगा कि वह कौन सा बिल है जिस पर यह वीटो कभी भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। वो है आपका संविधान संशोधन प्रस्ताव, संविधान संशोधन बिल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान संशोधन बिल जो होता है, जो आर्टिकल 368 के तहत लाया जाता है, उस बिल को कभी भी राष्ट्रपति इस वीटो के अंतर्गत समाप्त नहीं कर सकता। उसके पास किसी भी बिल को समाप्त करने का अधिकार है। यहाँ तक कि भ्रांतियाँ हैं बच्चों में कि शायद मनी बिल जो है वो कभी भी इस वीटो के तहत नहीं लाया जा सकता, ये गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनी बिल भी जो है ना वो ऑब्सोल्यूट वीटो का भाग है, और ऑब्सोल्यूट वीटो जो है ना मनी बिल के ऊपर यानी धन विधेयक पर भी यूज़ की जा सकती है। बच्चों को, बहुत कम बच्चों को इसकी जानकारी है, परंतु केवल एक ही बिल ऐसा है जो कि इस वीटो के अंतर्गत नहीं आता, यानी भारत का राष्ट्रपति चाहकर भी इस वीटो को इस्तेमाल उस बिल पर नहीं कर सकता, और वो बिल है संविधान संशोधन बिल अंडर आर्टिकल 368 यानी कि 368 के तहत लाया गया संविधान संशोधन बिल। परंतु हाँ, अगर मनी बिल है, धन विधेयक है, तो धन विधेयक जो है उसके ऊपर ये वीटो इस्तेमाल की जा सकती है यदि आवश्यक हो तो। यदि आवश्यक हो तो भारत का राष्ट्रपति अपनी इस वीटो का इस्तेमाल धन विधेयक पर भी कर सकता है, और अन्य किसी बिल पर अगर वो करना चाहता है तो कर सकता है, केवल संविधान संशोधन बिल को छोड़कर जो अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत लाया जाएगा। अब बात आती है आपकी निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो। देखिए सस्पेंसिव वीटो जो है ना वो बड़ी एक विचित्र वीटो है। सस्पेंसिव वीटो जो होती है वो इस प्रकार की वीटो होती है, या इस प्रकार का विशेषाधिकार होता है जिसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति, अगर उसको ऐसा लगता है कि जो बिल उसके समक्ष पास करने के लिए रखा गया है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है या किसी प्रकार के कोई संशोधन की आवश्यकता है, तो वह मंत्रिमंडल को वो बिल एक बार के लिए विचार के लिए वापस भेज सकता है, और साथ में रिकमेंडेशन भी दे सकता है, सिफारिश भी कर सकता है कि ये बिल में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए या इस बिल में क्या क्या कमियां हैं उसके अनुसार। तो मंत्रिमंडल को वो वापस भेजने का अधिकार रखता है बिल को। अगर मंत्रिमंडल उस बिल को उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में वापस किया गया है, पारित कराकर लोकसभा व राज्यसभा से या किसी एक सदन से आवश्यकता के अनुसार जो भी प्रावधान दिए गए हैं उस बिल के संदर्भ में, अगर एक बार फिर ओरिजिनल फॉर्म में वो राष्ट्रपति को वापस भेज देते हैं, तो अब राष्ट्रपति को वो बिल हस्ताक्षरित करना आवश्यक है। अब वो राष्ट्रपति बाउंडेड हो जाएगा, अब राष्ट्रपति प्रतिबंधित हो जाएगा उस बिल पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए, क्योंकि एक ही बार ये वीटो इस्तेमाल की जा सकती है यदि असंशोधित तरीके से बिल को वापस भेज दिया जाए। मैं एक बार फिर कहूंगा, यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी इस वीटो को प्रयोग में लाता है, ठीक है, अगर वो लेकर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकर आए, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि वो केवल एक बार उसको मंत्रिमंडल को वापस भेज सकता है, क्योंकि ये जो वीटो होती है वो वीटो होती है पुनर्विचार की वीटो।
जब राष्ट्रपति ये कहता है कि आप एक बार इस बिल पर दोबारा विचार कर लीजिए, किससे कहता है? मंत्रिमंडल से। जब मंत्रिमंडल उस पर विचार करता है और बिना किसी संशोधन के उस बिल को दोबारा पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष भेज देता है, तो फिर अब राष्ट्रपति क्या हो जाता है? प्रतिबंधित हो जाता है उसको पास करने के लिए। परंतु एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यदि वो बिल संशोधन के साथ वापस भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, किसी भी प्रकार के संशोधन के साथ, अगर हल्का सा भी संशोधन उसमें राष्ट्रपति के सिफारिश पर कर दिया गया है, मंत्रिमंडल ने उसको प्रस्तुत किया है लोकसभा राज्यसभा में, और अब जो ये द्वारा पारित किया गया संसद द्वारा किसी संशोधन के साथ किया गया, तो अब वो बिल फ्रेश माना जाएगा। यानी अब एक बार फिर राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर अपनी इस वीटो का इस्तेमाल उस बिल पर कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक बार फिर रिवाइंड करके आप सुन सकते हैं, परंतु इसको बेहतर तरीके से समझिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थर्ड आती है आपकी पॉकेट वीटो। ये वीटो जो है ना, बड़ी महत्वपूर्ण वीटो मानी जाती है। एक ऐसी वीटो है जिसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर अपने परामर्श के लिए, यानी कि अपने सोचने के लिए, अपनी थिंकिंग के लिए किसी बिल को अनिश्चित समय के लिए अपनी जेब में रख सकता है। ये एक ऐसा अधिकार होता है जिसके अंतर्गत वह किसी भी बिल पर ये अपनी वीटो इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ऊपर जो मैंने आपको निलंबनकारी वीटो बताई है, सस्पेंसिव वीटो, वो एक ऐसी वीटो है जिसके अंतर्गत वो वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल पर कोई भी बिल, परंतु एक बार फिर वो बिल दो नहीं होने चाहिए। एक तो वो बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए, यानी धन विधेयक के ऊपर ये वीटो, सस्पेंसिव वीटो इस्तेमाल नहीं होगी, निलंबनकारी वीटो इस्तेमाल नहीं होगी। और दूसरा, संविधान संशोधन बिल पर भी ये लागू नहीं होगा। यानी अगर वो निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल करना चाहता है, सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल करना चाहता है, तो बिल एक तो संविधान संशोधन का नहीं होना चाहिए अंडर आर्टिकल 368, और दूसरा वो बिल धन विधेयक का नहीं होना चाहिए। अगर वो दो बिल हैं तो सस्पेंसिव वीटो यानी कि निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब बात आती है आपकी पॉकेट वीटो की। ये वो वीटो होता है जिसमें भारत का राष्ट्रपति अपने विचार हेतु कोई भी बिल अनिश्चित समय के लिए अपने जेब में रख लेता है, और ऐसा बिल जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए बिल जेब में रहता है। अच्छा, क्या आज तक ये कभी इस्तेमाल हुआ है? हाँ, ये एक बार इस्तेमाल किया जा चुका है। ये पोस्ट ऑफिस बिल के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसमें पोस्ट ऑफिस बिल को भारत के राष्ट्रपति ने अपने विचार हेतु अपनी पॉकेट में रख लिया था और इसका इस्तेमाल किया था, इस वीटो को। अब ये आज तक पॉकेट में पड़ा हुआ है, यानी कि अनिश्चित समय का उदाहरण है कि वो जब से लेकर अभी तक वो राष्ट्रपति के पॉकेट में ही पड़ा हुआ है। मतलब जब कोई नया राष्ट्रपति आता है ऑटोमेटिकली वो बिल उसकी पॉकेट में ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये आवश्यक है आपको जानना कि पॉकेट वीटो होती क्या है। तो पॉकेट वीटो जो होती है वो और कुछ नहीं होती, एक ऐसा वीटो होता है जिसका इस्तेमाल भारत का राष्ट्रपति करता है किसी भी बिल पर, परंतु वो बिल, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, या तो संशोधन का बिल नहीं होना चाहिए अंडर आर्टिकल 368, और ना ही वो बिल होना चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड, ना ही वो होना चाहिए धन विधेयक से रिलेटेड। अगर वो धन विधेयक का बिल है या संविधान संशोधन का बिल है अंडर आर्टिकल 368, तो ये मान के चलिए कि उस पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किया जाता है अन्य बिलों पर, और वो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर, जब उसको लगे कि उसे किसी बिल को संरक्षित कर अपने पास रखना चाहिए ताकि वो उस पर वो लंबे समय तक या कुछ समय के लिए विचार कर सके। इसीलिए कोई भी सर्टन पीरियड या कोई भी निश्चित समय अवधि नहीं दी गई है कि वो कब तक बिल पॉकेट में रहेगा। वो बिल सालों तक रह सकता है, जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया है। आज तक एक ही बार ये इस्तेमाल की गई है जो पॉकेट वीटो, यानी कि पॉकेट वीटो जो इस्तेमाल की गई है पोस्ट ऑफिस बिल के लिए, जो आज भी प्रेसिडेंट के पॉकेट में पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है कि यह साफ साफ उदाहरण है कि अनिश्चित समय का संविधान इसको प्रदान करता है कि वो अनिश्चित समय के लिए भारत का राष्ट्रपति किसी बिल को अपने पॉकेट में रख सकता है, केवल दो बिलों को छोड़कर। और एक बिल है धन विधेयक और दूसरा बिल है आपका संविधान संशोधन अंडर आर्टिकल 368 यानी कि अंडर आर्टिकल 368। तो ये थी आपके लिए विशेषाधिकार यानी कि वीटो पावर, किसकी? भारत के राष्ट्रपति की। इससे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप मान के चलिएगा। ठीक है, अब आता है आपका आखिरी विधेयकाधिकार। ये बड़े महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपका पहला अधिकार ये है कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक को संबोधित करने का अधिकार। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं क्योंकि यह हर 5 साल की अवधि के बाद पुनर्गठित होता है। यानी जब पुनर्गठित होता है तो जब ये नई लोकसभा बनती होगी उसकी पहली बैठक भी होती होगी। तो जो पहली बैठक होगी नई लोकसभा की, उसको संबोधित करने का अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास ही है। केवल और केवल भारत का राष्ट्रपति है जो उसको संबोधित करेगा। तो जब भी कोई नई लोकसभा का निर्माण होगा
तो नई लोकसभा की जो पहली बैठक होगी उसको संबोधित करने का अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होगा, और वो अधिकार उसके विधेयक अधिकार के अंतर्गत आता है, विधेयकाधिकार के अंतर्गत आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नई लोकसभा की पहली बैठक को संबोधित करने का अधिकार किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब आता है आपका दूसरा, लोकसभा व राज्यसभा की वर्ष की प्रथम बैठक को संबोधित करने का अधिकार। देखिए, अगर लोकसभा और राज्यसभा की जो पहली बैठक होती है वर्ष की, किसी भी वर्ष की पहली बैठक लोकसभा की और राज्यसभा की, उसको संबोधित करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास ही होता है। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों, कि हमने नई लोकसभा की प्रथम बैठक तो बता दी, परंतु हमने नई राज्यसभा की प्रथम बैठक नहीं बताई। क्यों हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि राज्यसभा जो है वो अनिश्चित काल के लिए बनाया जाता है। राज्यसभा जो है कभी विघटित नहीं होता, राज्यसभा जो होता है वो क्या है, स्थायी सदन है। तो राज्यसभा एक बार बन गई 1952 में, उसके बाद उसका कभी भी विघटन नहीं हुआ। राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता कि नई राज्यसभा की पहली बैठक कब होगी, ना, राज्यसभा की नई बैठक कभी होती नहीं, नई राज्यसभा कभी आती नहीं, क्योंकि राज्यसभा तो अनिश्चित काल के लिए है। जो 1952 में बनाई गई थी राज्यसभा, आज भी वही राज्यसभा काम कर रही है। तो इसलिए जो पहली बैठक थी वो 1952 में ही हो गई। तो अब बार बार नई सभा की पहली बैठक नहीं होगी, हाँ उसकी पर नए वर्ष की पहली बैठक जरूर होगी। तो नए वर्ष की जो पहली बैठक है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही संबोधित की जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे ही नए वर्ष की लोकसभा की पहली बैठक भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही संबोधित की जाएगी, ठीक है ना। अब ये होता है आपके, ये मैंने दोनों आपको समझा दिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो तीसरा इसका सिस्टम जो आता है इस वाले अधिकार के अंतर्गत, वो आता है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा और राज्यसभा के पास ये भी फैसिलिटी है, ये भी उनकी एक सुविधा है, उनको दी गई है संविधान के द्वारा कि आवश्यकता पड़ने पर इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसा कब होता है? पहली बात तो ऐसा बुलाया किसके द्वारा जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा किया जा सकता है स्पीकर के कहने पर, और स्पीकर रिकमेंड करेगा किसको, भारत के राष्ट्रपति को, और भारत का राष्ट्रपति जो है ना इस संयुक्त बैठक को बुलाएगा। अब ऐसा केवल तब किया जा सकता है जब लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल 6 महीने से अधिक समय तक लंबित रहे और वो पारित ना हो पा रहा हो। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अगर 6 महीने से अधिक का समय गुजर चुका है, किसी भी एक सदन में बिल को पारित नहीं हो पा रहा है वो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अगर स्पीकर चाहे, लोकसभा का स्पीकर अगर चाहे तो राष्ट्रपति से सिफारिश कर राष्ट्रपति को समस्या बता सकता है, और भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे तो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप इस संयुक्त बैठक को आयोजित कर सकता है। और इसके अलावा जो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो उसका अधिकार है, वो अधिकार ये है कि जब कभी भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी तो उसको संबोधित करने का अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होगा, और जबकि उसकी अध्यक्षता जो की जाएगी वो की जाएगी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। तो जो उसकी अध्यक्षता करेगा इस संयुक्त बैठक की, वो तो लोकसभा का स्पीकर करेगा, परंतु उसे बुलाने का अधिकार और संबोधित करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। और भारत का राष्ट्रपति उसको संबोधित और जो उसको बुलाएगा वो बुलाएगा केवल और केवल किसकी सिफारिश पर, स्पीकर की सिफारिश पर। अंडरस्टैंड। और ऐसा कब होगा, जब लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी एक सदन में कोई प्रस्ताव 6 महीने से अधिक समय के लिए लंबित पड़ा हो, वो पारित ना हो पा रहा हो, तो फिर आप उसको पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसके लिए आवश्यक है कि वो बिल हो उसमें जो बिल दोनों के द्वारा पारित होना हो, लोकसभा के द्वारा भी राज्यसभा के द्वारा भी। और दूसरा, ये संयुक्त बैठक ना आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए अंडर आर्टिकल 368 आप नहीं कर सकते। मतलब कि कोई ऐसा बिल है जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव है आर्टिकल 368 के तहत, तो उसके लिए आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। द ज्वाइंट सिटिंग कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर द बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368। समझ रहे हैं आप? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रस्ताव जो कि संविधान संशोधन अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत रखा गया है, तो उसके लिए आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। तो ये भारत के राष्ट्रपति का अधिकार है, ये इसके विधेयकाधिकार के अंतर्गत आता है कि आवश्यकता पड़ने पर वो स्पीकर की सिफारिश पर लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक केवल बुला नहीं सकता, बल्कि उसको संबोधित भी करता है। ये इसका अधिकार, ठीक है ना। अब आता है आपका चौथा अधिकार इसके अंतर्गत, वो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को विघटित करने का अधिकार। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो सदस्य होता है किसका, या अंग होता है किसका, संसद का तीसरा अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग है। अब बात यह आती है कि अगर क्या प्रधानमंत्री समय से पहले लोकसभा को विघटित कर सकता है? जी हाँ,
समय से पहले लोकसभा को विघटित करने का अधिकार जो है वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है, परंतु वो खुद उसको विघटित नहीं कर सकता, वो केवल इसकी सिफारिश कर सकता है। और विघटित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो भारत का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ये अधिकार रखता है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री उसको ऐसी सिफारिश करे तो वह भारत की लोकसभा को विघटित कर सकता है, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत विघटन हो जाएगा और फिर नए चुनाव आयोजित कराए जाएंगे लोकसभा के। जी आई समझ में कि नहीं? जी, तो इसको आपको जानना आवश्यक है कि क्या समय से पहले भी लोकसभा को विघटित किया जा सकता है? जी हाँ, इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि प्रधानमंत्री जो है ना वो खुद सिफारिश कर दे राष्ट्रपति से कि जी हमें विघटित करनी है लोकसभा, मैं चाहता हूँ कि नए चुनाव हो, तो हो जाएंगे। या दूसरा तरीका ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको हम बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया है और वो पारित हो जाए लोकसभा में, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी लोकसभा विघटित हो जाती है। तो दो तरीके हैं लोकसभा को विघटित होने के, डिसॉल्व करने के। पहला तरीका तो क्या है आपका, यही जो मैं आपको समझाया है कि प्रधानमंत्री सिफारिश कर दे, रिकमेंड कर दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि हम चाहते हैं कि डिसॉल्व कर दी जाए क्या लोकसभा, और उसके बाद नए चुनाव आयोजित कराए जाए। या भी दूसरा तरीका ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना ऑपोजिशन ले आए प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर या उसके किसी मेंबर के खिलाफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भारत की लोकसभा विघटित हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जितना ही मैंने आपको आज ये बताया ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का राष्ट्रपति अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अलावा जो उसकी शक्तियाँ हैं वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको शक्तियाँ तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी। देखिए आज मैंने जो आपको ये वीडियो समझाई है मेरी प्रेसिडेंट के सेकंड पार्ट था, आज मैंने प्रेसिडेंट समाप्त कर दिया इसी के साथ। अब मैं जो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में जो भी आएगी वो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। अगर आपने नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बजाइए, आइकॉन बेल। इससे क्या होगा कि जो मेरी नई वीडियो आती रहेंगी आपके लिए बेनिफिटेड हैं वो, और वो आपको उनसे आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी, आपको पता चल जाएगा कि मेरी नई वीडियो कब अपलोड हुई है। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहेगा, वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और ये तो मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स की जो आपको जानकारी मैं आपको दूंगा वो जानकारी आपको किसी इंटरनेट पे, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। जिसका प्रमुख कारण ये है कि वो जानकारी जो मैं आपको दूंगा वो मैं आपको अंदर की जानकारी दूंगा, जिससे ना केवल आपके फंडामेंटल राइट्स अच्छे होंगे बल्कि आपके पॉलिटी के और जो चीज़ें हैं ना, जो पॉलिटी के इर्द गिर्द की चीज़ें हैं जो IAS PCS में लगातार पूछी जाती हैं वो भी आपकी पूरी हो जाएंगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो स्टूडेंट मेरे से मेरी लगातार वीडियो देख रहे हैं, वो किसी भी हालत में मेरी फंडामेंटल राइट्स की वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत नई जानकारी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं आप इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो समाप्त करता हूँ। एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम GS टेम्पल विद सचिन गोयल है। ठीक है, और इतना ही नहीं, आप उसमें आइकॉन बेल भी बजाइए और उसको लाइक भी कीजिए। ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो, अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो किसी प्रकार की, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर वो मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको वादा किया है आपको मैंने वीडियो के बीच में कि आने वाले समय में मैं ज़रूर अपना नंबर भी शेयर करूंगा आपको, जिस पर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी किया जाएगा। परंतु फिलहाल अभी आप ये समझिए कि ये आपको टॉपिक पूर्णतः क्लियर करके जाना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, UP PCS का पेपर अक्टूबर में निश्चित किया गया है। अब देखिए उसकी क्या डेट रहती है, अब पता चलेगा कि क्या रहती है क्या नहीं रहती है। परंतु फिर भी अब IAS का भी अक्टूबर में पेपर तय है, तो जो बच्चे IAS और PCS का फॉर्म भर चुके हैं 2020 के लिए, उनके लिए मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। और जिन्होंने अगले साल पेपर देने की प्लानिंग की है वो भी बड़े पैमाने पर इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार के जो हैं वो बड़े पैमाने पर क्या रहेंगे, वो बेनिफिटेड रहेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।